कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अजमेर में रह के ही केसर उगाते हैं और उनका क्या लक्ष्य है आगे, तो ये सब अब उनसे मिलके पता करते हैं। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। चलिए चलते हैं अभी सीधा रामगंज, क्योंकि वो रामगंज में ही रहते हैं। तो चलिए अभी आपको मिलाते हैं उनसे। केसर ग्रो करने की, ठीक है, और इस साल सक्सेसफुली ग्रो भी की है। ओके। भी हम देखेंगे जब हम लैब टेस्ट करेंगे। तो जो केसर आप यहाँ इस सेटअप में आपको एक कोल्ड रूम बनाना है। हाँ, तो कोल्ड रूम के साथ साथ आपको लाइटिंग लगानी है। लाइटिंग का इसमें एक रोल होता है कि रात में लाइट, ये देखिए, ये इस तरीके से निकलता है, आएगा फिर इस शेप में आएगा, और चौथे या पांचवें दिन ये आप इसको अपनी जबान पे रखें। मैंने केसर किंग इसलिए कहा क्योंकि वो ना केसर बेच रहे हैं ना सेल कर रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाय फ्रॉम अजमेर। अजमेर की गलियों से आपके दिलों तक। और गाइस अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने ले जा रहे हैं जो कि मेरी नज़र में तो अजमेर का केसर किंग है। अब केसर किंग मतलब ये नहीं होता है कि वो केसर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो या केसर की सेल करता हो अजमेर में। अब अजमेर आपको भी पता है, आधा डेजर्ट है पुष्कर साइड और आधा ग्रीन है। यहाँ केसर उगाना मतलब इंडिया में केसर सिर्फ कश्मीर में ही उगता है। वो ऐसा शख्स है जिसने अजमेर में केसर उगाया है, ग्रो किया है, वो भी कश्मीर वाला। मोस्टली केसर जो अपने इंडिया में मिलता है ना, वो ईरान से आता है। तो गाइज ही इज़ अ प्राउड ऑफ अजमेर, अजमेर का प्राउड है। उन्होंने अपने आप को मतलब जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, उन्होंने अजमेर को एक प्राउड दिया है यहाँ पे केसर की फार्मिंग करके। तो चलिए अभी आपको उनसे मिलाते हैं और बने रहिए ब्लॉग में। उनसे जानेंगे कि उनका क्या मोटिव था, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अजमेर में रह के ही केसर उगाते हैं और उनका क्या लक्ष्य है आगे। तो ये सब अब उनसे मिलके पता करते हैं। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। चलिए चलते हैं अभी सीधा रामगंज, क्योंकि वो रामगंज में ही रहते हैं। तो चलिए अभी आपको मिलाते हैं उनसे। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं अजमेर के केसर किंग के पास, जिन्होंने अजमेर जैसे राजस्थान का एक सिटी है जहां पे आपको रेगिस्तान भी मिलेगा और आपको ग्रीनरी भी मिलेगी। यहाँ पे गेहूं की खेती भी होती है, सब्जियों की खेती भी होती है, लेकिन उन्होंने अजमेर के अंदर केसर, जम्मू कश्मीर वाला केसर उगा दिया है और वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो चलिए अभी आपको उनसे मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया और उनका क्या मोटिव है। तो चलिए अभी आपको उनसे मिलाते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश। यश, तो कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अभी मेरे फादर है, मदर है, ये मेरा होम टाउन है। ओके। तो यहीं पे हमने ये एक छोटी सी कोशिश करी है अच्छा, केसर ग्रो करने की, ठीक है, और इस साल सक्सेसफुली ग्रो भी की है। ओके। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान जैसे यहाँ पे आपको पुष्कर में रेगिस्तान मिल जाएगा, इस जी। साइड अपने साइड रामगंज साइड ग्रीनरी है, जी।
बहुत सारी फसलें होती है, लेकिन केसर राजस्थान में नहीं होता है। तो आपको कब लगा कि मुझे यहाँ केसर उगाना चाहिए? केसर राजस्थान में नहीं, केसर पूरे इंडिया में सिर्फ कश्मीर में हो सकता है। तो हमने ये, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं इजराइल में, ठीक है, उनकी हेल्प से हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली है कि इसको आप एरोफोनिक टेक्निक से रूम के अंदर पैदा कर सकते हो। एरोफोनिक टेक्निक में हमें ना कोई मिट्टी की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, बिना उसके सिर्फ टेम्परेचर के थ्रू इसको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है। तो यश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी केसर उगा रहे हो, एक पर्टिकुलर कश्मीर की कोई एक ब्रीड है या क्या है? तो इंडिया में कश्मीरी एक breed है। वर्ल्ड के अगर आप पैराडाइम में देखो तो वर्ल्ड में 2 या 3 जगह केसर उगाया जाता है। एक है ईरान वर्ल्ड का 80% केसर प्रोड्यूस करता है और कश्मीर वर्ल्ड का 7% केसर प्रोड्यूस करता है। लेकिन कश्मीर का जो केसर है उसमें मेडिसिनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एक क्रेटिन नाम का एक केमिकल होता है जो इस केसर में मिलता है, इसलिए इसे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तो ये जो केसर है ये एग्जैक्टली वो है, इनफैक्ट ये उससे एक ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे जो केसर हम कश्मीर से जो सीड लेके आए हैं वो हमने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा है। इस एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं है, जबकि कश्मीर में अब इतना टूरिज्म हो गया कि वहाँ काफ़ी पोल्यूशन भी हो गया, इसलिए ये केसर आपको उससे 20 ही मिलेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि आप एक डेटा साइंटिस्ट, IT सेक्टर आपका, आप इस फील्ड में मतलब आने का आपको किक कैसे मिला? कि एक मोटिव होता है ना, आपने स्टार्टिंग देखा होगा, वहाँ अक्सर क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपको किक कैसे मिला स्टार्ट करने का, तो आप मैं थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करता रहता हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मेरे इस बारे में बताया। और मेन जो एक पुश होता है कि आपको इंफॉर्मेशन तो सारी होती है, सबके आपको करना है। तो मेरे फादर एक्चुअली रिटायर होने के बाद उन्होंने हमारे टेरेस को एक प्रॉपर गार्डन में कन्वर्ट कर दिया। तो वो ग्रो बैग्स के अंदर सब्जियाँ लगाते हैं। तो हमें नॉर्मली सब्जी बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती, ऑर्गेनिक सब्जी जो घर में उगती है वही हम यूज़ करते हैं। तो वहीं से हमें थोड़ा पुश मिला कि इसकी हेल्प से ये भी ग्रो कर सकते हैं और फिर इसे कमर्शियली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली जो हम घर पे बनाते हैं, सब्जियाँ जो बनाते हैं, वो हम कमर्शियली नहीं बेच सकते क्योंकि वो उतने क्वांटिटी में नहीं होती। बट ये एक ऐसा प्रोड्यूस है जिसको हम कमर्शियली मार्केट में दे सकते हैं, कम जगह में ज़्यादा। करेक्ट। तो ये वाला जो केसर हमने उगाया है, ये क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग भी हम देखेंगे जब हम लैब के अंदर जाएंगे, तो जो केसर आप यहाँ एक रूम में उगा सकते हो 100 से 125 स्क्वायर फीट के रूम में, वो केसर कश्मीर में आधे एकड़ के फार्म में, तो वो लेबर इंटेंसिव भी होता है, बहुत कम जगह में आप ज़्यादा। करेक्ट। तो अभी मिला के बात है कि आपको आपके फादर से मोटिवेशन मिला और आपने उसी को तो अभी हम देख पा रहे हैं आपकी ये जगह, ये क्या है और क्या काम है। हाँ, तो केसर जो उसमें हमें जो केसर की सीड्स होती हैं उसमें अलग अलग साइजेस होते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि जैसे एक लाइफ साइकिल होती है, हम पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर बड़े बड़े होते हैं, तो फिर डाई करता है। केसर में भी ऐसे जो बिल्कुल छोटे छोटे से बीज होते हैं, वो बीज फ्लावर नहीं, वो बीज जब बड़े होते हैं तब वो फ्लावर होते हैं। तो इसमें जो बीज है अभी वो बहुत छोटे हैं, तो मिट्टी में हमने उनको डाल के रखा है ताकि वो बड़े हो जाए। जब नेक्स्ट ईयर हम लैब के अंदर लेते हैं तो इसमें से और लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। इनफैक्ट इसको पानी भी हफ्ते में एक ही बार देना। तो यश जी, मैं अभी आपसे जानना चाह रहा था, आप ये जो सीड लाए हो ये कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, आपको लाने में क्या क्या प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, इसके बारे में आप मुझे कुछ डिटेल में बताइए। ठीक है। तो सीड लेने हम जुलाई में गए थे, कश्मीर गए थे। ठीक है। कश्मीर में भी स्पेसिफिक 3 विलेजेस हैं, वहीं पे ये पैदावार होती है और वहीं पे ये सीड मिल सकती है। ठीक है। एक है पंपोर, एक है बडगाम और एक है किश्तवाड़। ओके। तो हम पंपोर गए थे
पंपोर इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी, जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, उनका सैफरन रिसर्च सेंटर है। तो हमने वहाँ पर जाके उनसे बात करी, उनसे समझा कि किस तरीके से कौन से सीड्स लेने चाहिए और किस तरीके से सीड्स को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये सीड ठंडे एनवायरनमेंट का सीड है। इसको अगर हम घर लेकर आएंगे 2-3 दिन या 7 दिन हम ट्रांसपोर्ट में लगा देंगे तो सीड सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमने वहाँ पर प्रॉपर कई जगह जाके, मैनुअली जाके कई जगह अलग अलग फार्म्स पे जाके देखा कि किस तरह का सीड है। इनमें बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं और सीड में कुछ कटा हुआ भी होगा तो वो सीड बेकार है। तो इसको बहुत एक्सटेंसिवली देखना पड़ता है कि किसका सीड अच्छा है। तो हम वहाँ से जाकर हमने उनसे मदद ली सैफरन सेंटर वालों से, और उसके थ्रू हम सीड्स हम प्रोक्योर कर पाए। जब हमने सीड प्रोक्योर करी, उसके बाद हम एक AC गाड़ी में सीड को अजमेर तक लेके आए, और अजमेर तक लेके आने के बाद हमने यहाँ रखा है। तो चलो, सीड तो आप अजमेर ले आए, अब यहाँ लाने के बाद आपको क्या फेस करना पड़ा इसका पूरा सेटअप लगाने के लिए? आपने कैसे किया, जी बताइए। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने स्टडीज़ करी थी, इसके बारे में रिसर्च किया था काफ़ी। तो जब यहाँ पर सीड हम लेके आते हैं तो हमें सीड्स को हवा देनी होती है, तो 1-2 दिन हवा देनी पड़ती है सीड्स को, और उसमें आपको डेली 2 घंटे में, हर 2 घंटे में, इनफैक्ट रात को भी आपको 2 घंटे में सीड्स को उठा के, मतलब एक के ऊपर एक रखा रहता है, पूरे रूम में फैलाना पड़ता है। कुछ लाखों तरीके की सीड होती है, तो उन्हें एक के ऊपर एक थोड़ा हिलाना पड़ता है सब, ताकि सबको एयर लग सके। तो 2 दिन हमने वो किया। फिर उसके बाद हमने सीड्स, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी सीड्स होती है, कुछ छोटी सीड्स होती है, हमें पता है छोटी सीड हमें फ्लावर नहीं देगी, तो हमने कुछ छोटी सीड्स को अलग किया, उनमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो अप्लाई किए। उसके बाद हमने हमारी ट्रेस बनवाई, उन ट्रेस में इन सीड्स को रखा। तो ये सारा प्रोसेस हमने पहले किया। चलो, आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, अब उसके बाद बात ही आती है कि आपको इसको मेंटेन रखने के लिए डेली में आपको क्या क्या करना, ऐसी मेजर ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको करना ही है डेली, नहीं तो इसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसकी सबसे खास बात यही है कि इसमें डेली कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसमें जो भी मेंटेनेंस है वो वीकली मेंटेनेंस है। अच्छा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी में कुछ सीड्स हैं। अब इन सीड्स को हमें सिर्फ हफ्ते में 1 बार पानी देना होता है। अच्छा, वीक में 1 बार पानी देना होता है, दैट इज इट। इसके बाद इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब जब तक ये सीड्स मिट्टी के अंदर है, जब तक हम इनको लैब के अंदर नहीं लेके जाते, तब तक ये इसी में रहेंगे। हम अंदर आ चुके हैं यश जी ने जहाँ केसर लगाया है उस एरिया में। और तो सर, अब आप ये बताइए मुझे कि आपने ये केसर को ग्रो कर लिया है, अब वीकली इनके लिए क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है आपको? ठीक है, तो इसमें क्योंकि अब हम लैब के अंदर आ गए, इसमें डेली का एक काम है और वही काम रहता है। हमें डेली एक बार यहाँ पर 10 मिनट के लिए अंदर आना है। अच्छा। और हमें सब सीड्स को एक बार ऐसे देख लेना है आकर, किसी सीड में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसे ठीक करना होता है। बस वो एक बार 10 मिनट में आई बॉलिंग करनी होती है, तो एक बार देखकर और हम बाहर चले जाते हैं बस। और इसमें कुछ पानी वगैरह भी देना होता है, या जो अपने यूरिया और ये खाद वगैरह होती है ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ओके। क्योंकि ना इसमें मिट्टी है, मिट्टी तो है, मिट्टी नहीं है, तो आपको कुछ यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। और पानी भी इसमें नहीं है। पानी भी हम जो इसको पानी, अगर आप इसको बोले मॉइस्चर जो इसको चाहिए, वो भी जो हमने चिलर्स लगाए हैं, उसके चिलर्स के थ्रू आता है। चिलर्स 70% ह्यूमिडिटी यहाँ क्रिएट करके रखते हैं। इस सीड को एक टाइम के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद 90% ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, उसके लिए हमने ह्यूमिडिफायर लगाया है। ओके, तो वो ह्यूमिडिटी अंदर वो 70 से ऊपर ले जाता है ह्यूमिडिटी को 90%। ओके। तो बस उससे इनको थोड़ी बहुत मॉइस्चर मिलता है। और किसी भी तरह, और पानी भी RO वाटर है, तो उसमें कोई भी केमिकल नहीं है। मतलब कि
लो कॉस्ट में आप अपनी फार्मिंग कर सकते हो, और ये फार्मिंग सिर्फ केसर में नहीं, आप दूसरी फसलों में भी कर सकते हो हाँ बिल्कुल, बिना पानी के, बिना मिट्टी के। आप वो डिपेंड करता है उन फसलों पे जो जिन फसलों को नॉर्मली पानी कम चाहिए। अभी जैसे आपने बाहर देखा कि एक हफ्ते में एक बार पानी चाहिए, हाँ, तो उन फसलों को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो यश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने ये इतने बड़े केसर को इसको ग्रो कर लिया, आप वहाँ से सीड लेकर आए जी आपने यहाँ पूरा सेटअप किया जी। और अभी ये आपके ग्रो हो चुका है केसर, इसके फ्लावर्स निकल चुके हैं, तो आपको इन सब में टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? ठीक है, तो इसमें दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट होती है और इसमें एक वन टाइम कॉस्ट होती है। तो पहले वन टाइम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो वन टाइम कॉस्ट होती है इस सेटअप को क्रिएट करना। इस सेटअप में आपको एक कोल्ड रूम बनाना है, तो कोल्ड रूम के साथ साथ आपको एक चिलर लगाना है, चिलर के साथ आपको एक ह्यूमिडिफायर लगाना है, और साथ में ये रैक्स क्रिएट करने हैं, और ये लाइटिंग लगानी है। लाइटिंग का इसमें एक रोल होता है कि रात में लाइट नहीं जलती। इनफैक्ट जब आप यहाँ पर सीड को रखते हो तब लाइट का एक इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी इसमें ये थोड़ी साइंस है, थोड़ी आर्ट है। तो जो साइंस है वो उसके अकॉर्डिंग चल के हमें लाइट धीरे धीरे बढ़ानी होती है। तो उसके भी एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं कि आपको कब कितने लक्स लाइट देनी है। तो जब अब हमने यहाँ ये सारा सेटअप रख लिया, सीड्स और सारी चीजें ये रूम बनाने के लिए, तो वो कॉस्ट हमारा आया था अराउंड 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज, करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट पे। हाँ, जो डेली की वीकली ऑपरेशन होता है। हाँ, तो इसमें क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है अंदर आके, सिर्फ देखना है आके। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी सीड में कोई कट गया है, कुछ हो गया है, तो सीड को हम निकाल देते हैं। और इसके अलावा इसमें तो कोई कॉस्ट लगती नहीं आपकी, बस क्योंकि आप लेबर आप खुद ही आते हो 10 मिनट के लिए, कोई लेबर की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगता है आपका। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें 1 महीने के अराउंड 3,000 रुपये पड़ी है, और ये भी हमें सिर्फ 3 महीने इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी जब ये ग्रो करते हैं। तो इनका ग्रोइंग पीरियड होता है अगस्त से लेकर नवंबर तक। इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, अगस्त एंड में चालू करते हैं, नवंबर एंड में बंद कर देते हैं। तो ये ग्रोइंग पीरियड है। सिर्फ इसी टाइम में आपका चिलर चलेगा, उसके बाद चिलर भी नहीं चलेगा। तो 3,000 रुपये महीने में आप ये ग्रो कर सकते हैं। और मैं जानना चाह रहा था, ये जो चिलर चल रहे हैं और ये ह्यूमिडिफायर, इनका पर्टिकुलर कोई टाइमिंग होता है या चिलर कंटिन्यू चलता रहता है? चिलर कंटिन्यू चलता रहता है। ये 1 मिनट भी बंद नहीं करते हो? ये 1 मिनट भी बंद नहीं करते। और ह्यूमिडिफायर जब आपको लगता है कि यहाँ ह्यूमिड कम है तब आप उसको ऑन करते हो? नहीं, ये दो चिलर और ह्यूमिडिफायर दोनों ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक, वो अपने आप सेंस कर लेते ये हैं? इनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये अपने आप सेंस करते हैं कि कितना टेम्परेचर है और कितने टेम्परेचर पे इनको कट होना है। ये कट हो जाते हैं। इनफैक्ट एक दिन में अगर 24 घंटे आप चल रहा है तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 15 घंटे इसका कंप्रेसर चलता है। 9 घंटे तो ये बंद ही रहता है। ठीक है। अभी तो यश जी, अभी आपकी फ्लावर्स हैं, तो आप अभी इनमें ये बताइए कि फ्लावर्स में कौन सा अच्छी क्वालिटी का है या कौन सा अभी जस्ट मतलब खत्म होने वाला है, उस टाइप से आप ये फ्लावर्स में बताइए। ठीक है। तो जो आपका केसर का फ्लावर होता है, इसमें हर फ्लावर में 3 केसर के रेशे आते हैं। इसमें ये साफ साफ दिख रहे हैं, ये 3 रेशे केसर के हैं। सेम हर फ्लावर में आएगा। तो इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाला फ्लावर अच्छा है, वो वाला फ्लावर अच्छा है, क्योंकि हर एक फ्लावर में बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में केसर निकलेगा। 3 रेशे हर फ्लावर में निकलेंगे। बस कुछ सीड्स ऐसी होती है जिनमें एक की बजाय मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं, बट हर फ्लावर में 3 ही रेशे निकलेंगे, ऐसा होता है। अब अगर आप देखना चाहें तो ये वाले जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये फ्लावर अगर मैं उठाऊंगा तो ये फ्लावर अभी पूरा ग्रो नहीं हुआ है। तो ये फ्लावर जब ऐसा होता है शुरू, ये देखिए, ये इस तरीके से निकलता है। ये अभी सबसे छोटा ये देखिए, अब इसमें से ये छोटा सा ये निकल रहा है, ये फिर इस शेप में आएगा, फिर इस शेप में आएगा, और चौथे या 5वें दिन ये इस तरीके से हो जाता है। जब ये इस तरीके का हो जाता है तब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। जब हार्वेस्ट कर लेते हैं फिर इसके अंदर से ये रेशे निकाल देते हैं।
तो यश जी, मैं जानना चाह रहा था कि अभी इंडिया में केसर की क्या कॉस्ट है, किस कॉस्ट पे मिलता है और कितनी अवेलेबिलिटी है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया के पैराडाइम में अगर आप देखोगे तो कश्मीरी जो केसर है वो हमें मिली नहीं, क्योंकि इस मार्केट की इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पे इतना कम है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कश्मीर जाते हैं और कश्मीर से ईरानी केसर खरीद के ले आते हैं, क्योंकि कश्मीरी जो केसर है उसकी क्वालिटी इतनी हाई है कि वो पहले से ही एक्सपोर्ट हो जाता है, मिलता ही नहीं, क्योंकि इसमें कैरेटिन जो एक केमिकल है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कैरेटिन 7% हेयर के लिए जो होता है। नहीं, वो एक हेयर के लिए वो वाला कैरेटिन नहीं है, ये दूसरा एक केमिकल है जो इसमें होता है, इसके अंदर पाया जाता है बायोकेमिकल, तो उसे आप मेडिसिन में यूज कर, बड़ी बड़ी कंपनियां, आयुर्वेदिक कंपनियां डेफिनेटली यूज करती है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, तो वो सब चीजें हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड के पैराडाइम में कश्मीर 7% प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से हमें बहुत मुश्किल से कुछ मिलता है। अगर आप कॉस्ट जानना चाहेंगे कि कॉस्ट हमें क्या लगती है जब हम कश्मीर जाते हैं, तो कश्मीर में आप जाओगे तो मल्टीपल टाइप की कॉस्ट मिलेंगी। जैसे वहाँ पर 100 रुपए ग्राम भी आपको केसर मिल जाएगा, लेकिन वो केसर नहीं होगा, वो आपका जो कॉर्न होता है, भुट्टा, भुट्टे के जो रेशे होते हैं उनको कलर करके एक डब्बे में बांध के ये स्कैम तो होता है, ये होता है इंडिया में सब जगह मोस्ट जगह स्कैम होता है। हाँ, ये करते हैं। फिर अगर आपको ईरानी केसर मिल रहा है तो वो आपको 200 से 250 रुपए ग्राम मिलेगा। अगर आपको कोई आपका कश्मीर में जान पहचान वाला है, वो आपको कश्मीरी केसर भी दिला देगा। वो केसर आपको कम से कम 450 से 500 रुपए ग्राम मिलेगा। 450 ग्राम, ओनली 1 ग्राम, वो आपको रिटेल में ये प्राइस पड़ेगा। तो अभी मैं जानना चाह रहा था कि आपने भी बताया कि कॉर्न के वो जो रेशे होते हैं उनको कलर करके मिला देते हैं जी, तो पहचान कैसे करें कि ये ओरिजिनल केसर है और ये कॉर्न की है। ठीक है, तो जब कॉर्न के वो मिलाएंगे तो उसको कलर करके मिलाएंगे, तो आप इसको एक पानी में डाल लो, जैसे 1-2 रेशे पानी में डाल लो, पानी लाल हो जाएगा। केसर से पानी कभी लाल नहीं होगा, जब आप ओरिजिनल केसर डालोगे पानी गोल्डन होगा। हाँ, केसर कभी भी लाल नहीं करेगी, जो फेक होता है वो डार्क कलर कर देती है, रेडिश टाइप, रेड बना देगा उसको। चलो यार, नहीं। जब आप कश्मीरी केसर को यूज करते हैं तो कश्मीरी केसर आप पानी में डालोगे, रेड हो जाएगा। एक पहचान और है, अगर आप अभी ट्राई करना चाहें तो अभी ट्राई कर सकते हैं। आप इसको अपनी जबान पे रखें, जबान पे रखें आप इसको। 1 मिनट वेट करिए तो क्या आपको कुछ कड़वा कड़वा लग रहा है? कश्मीरी केसर की पहचान यही है, केसर में एक टेस्ट होता है, जो हम केसर पिस्ता आइसक्रीम खाते हैं मीठी होती है, तो हमें कभी पता नहीं होता। केसर एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल केसर को जबान पे रखोगे तो आपकी जबान थोड़ी कड़वी सी हो जाएगी, हल्की सी कड़वाहट आपको लगेगी। ये जी जी, और आपकी जीभ एकदम लाल भी हो जाएगी, थोड़ी सी केसरी होगी। तो इसलिए आपसे सारे सवाल हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इसमें एम क्या है, फोटो क्या है, आप आगे क्या करना चाहेंगे इसके साथ, और केसर में ही जाना चाहेंगे या फिर आप और भी कुछ बात आगे करेंगे इसमें? जी, तो ये जब हमने सेटअप बना लिया है तो इसमें हमारे पास एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, इसमें हम मशरूम उगा सकते हैं। मशरूम सेम सेटअप में मशरूम उग जाते हैं, उसके लिए ग्रो बैग लगता है। तो हम जब ये केसर तो 3 महीने हो गए इसके अंदर, बाकी इस लैब से बाहर रहेगा सीड, उस टाइम हम यहाँ मशरूम उगाएंगे और
उसके अलावा हमारा ये प्लान है कि हम इसको केसर को हम चाहते हैं कि अजमेर में ऐसी 50 लेबोरेटरी सेटअप हो जाए। अगर अजमेर में 50 लेबोरेटरी सेटअप हो गई तो हम अजमेर में पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट कभी अजमेर के बाहर पैर रखना ही नहीं पड़ेगा। केसर की जो केसर की नीड है यहीं फुलफिल हो आपके सामने। तो गाइज अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमिडिफायर की, जिसकी नीड पड़ती है यहाँ पे। तो ये आपके सामने ये पूरा ह्यूमिडिफायर का सेटअप है और एक चिलर की ज़रूरत पड़ती है जो पूरा दिन चलता है। तो वो चिलर है ये चिलर पूरा दिन ऑन रहता है 3 महीने तक कंटिन्यू। इसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। और इसमें और इस ह्यूमिडिफायर में दोनों में सेंसर लगे हुए हैं, तो ये ऑटो ऑन ऑफ होते रहते हैं। चिलर तो कभी ऑफ नहीं होता है। तो ये जी बहुत अच्छा लगा आपसे केसर के बारे में वही कि हमने आपको पता लगा कि हमारे अजमेर जैसे सिटी में भी केसर की इतनी अच्छी फार्मिंग होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट बिल्कुल अगेंस्ट रहा था। तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये आउटलेट्स भी खोल रहे हैं तो आपकी बहुत हेल्प है। और अभी आप अगली बार मशरूम करना चाह रहे तो आप बहुत थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है। ऑलराइट गाइस, तो अभी आपने देखा अजमेर के केसर किंग को, और मैंने उनको केसर किंग ऐसे ही नहीं कहा। मैंने केसर किंग इसलिए कहा क्योंकि वो ना केसर बेच रहे हैं ना सेल कर रहे हैं। उन्होंने अजमेर जैसी जगह पे, जो कि एक तरफ से डेजर्ट है और एक तरफ से ग्रीन है, वहाँ पे केसर उगा दिया। और वो भी जम्मू कश्मीर वाला केसर, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं नहीं उगता। तो गाइस, मोटिव यही है इस वीडियो का कि फार्मर्स तक ये बात पहुँचे कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फार्मिंग इतनी इजी कर सकते हैं कि आप छोटी जगह पे भी बड़ी यील्ड ले सकते हैं अपनी फार्मिंग से। पैसा एक बार लगता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक चलता है। और ये वीडियो अपने चैनल से थोड़ा हटके था, लेकिन बनाना ज़रूरी था क्योंकि ये अजमेर के लिए है। और यश भैया जो हमें अभी मिले वो अजमेर का प्राउड है। तो और मैं आपका गाय फ्रॉम अजमेर हूँ ही, तो अजमेर के लिए तो बनता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, हम वैसा वीडियो आपके लिए बना के देंगे अजमेर का। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं अजमेर के लिए कर रहे हैं। वी आर अजमेराइट्स, ओके। तो गाइज़, अभी वक्त हो चुका है 10 और मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, बट आई एम लेट। मैं लेट हो चुका हूं थोड़ा सा, हाँ, बट ठीक है, 10-1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यश भैया को सपोर्ट कीजिए, उनको 50 जो उनके चैम्बर्स हैं वो बनाने हैं अजमेर में, तो प्लीज़ सपोर्ट हिम। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, बूम।